हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टेथो स्टडी पॉइंट के अंदर, जिसके अंदर हम लेके आते हैं एनएम से रिलेटेड टॉपिक और उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। इससे पहले हमने जो कोलेरा की क्लास ली थी, उस कोलेरा की क्लास के अंदर हमने आपको उसका पॉजिटिव एजेंट बताया था, उसके ट्रांसमिशन बताए थे, कौन सा ऑर्गन मतलब कौन सा सिस्टम इफेक्ट होता है वो बताया था, और उसका इंक्यूबेशन पीरियड हमने आपको एक्सप्लेन किया था, उसके क्लिनिकल फीचर हमने आपको एक्सप्लेन किए थे और उसके डायग्नोसिस हमने आपको एक्सप्लेन किए थे। तो पॉजिटिव एजेंट था कोलेरा का, वो था विब्रियो कोलेरा। इन्फेक्शियस डिजीज होती है कोलेरा। उसके साथ जो अपना जीआई ट्रैक्ट है उसको मोस्ट कॉमन इफेक्ट करता है कोलेरा वायरस। जो ट्रांसमिशन मैंने बताया था आपको वो था फीको ओरल रूट, मतलब कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के कारण आपको कोलेरा वायरस है वो अपनी बॉडी में इंसर्ट होगा। उसके बाद मैंने आपको इंक्यूबेशन पीरियड बताया था। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 वीक का। 1 वीक में क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर एंटीजन जाएगा और वो एंटीजन जाने के बाद उसी के साथ साथ ही वो क्या सिम्टम दिखाएगा। ये क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। उसके बाद हमने आपको क्लिनिकल फीचर बताए थे और क्लिनिकल फीचर के अंदर मोस्ट कॉमन जो आपको सिम्टम देखने को मिलेगा वो सिम्टम होगा आपकी वाटरी डिस्चार्ज, मतलब राइस वाटर स्टूल। सिम्टम कौन सा होगा? मोस्ट कॉमन राइस वाटर। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलेरा के कारण मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या देखने को मिलता है, तो आपका आंसर सीधा सीधा होना चाहिए कि राइस वाटर स्टूल। चावल के पानी जैसा आपको क्या होगा? स्टूल पास आउट होगा और वो आपको कोलेरा के अंदर ही देखने को मिलेगा। जिस व्यक्ति को कोलेरा डिजीज होगी उसको राइस वाटर स्टूल होगा। उसके बाद सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, बार बार डायरिया होगा। सीवियर डिहाइड्रेशन किसके कारण होता है कि बार बार अगर डायरिया होगा तो सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि अगर बार बार डिहाइड्रेशन होगा किसके कारण? बार बार डायरिया के कारण। अगर डायरिया होगा तो वहां से अपनी बॉडी से क्या होगा? वाटर का लॉस होगा। वाटर का लॉस होगा तो सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड भी क्या होंगे? अपनी बॉडी से बाहर निकलेंगे, और सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड अपनी बॉडी से बाहर निकलेंगे तो आपको सीवियर वीकनेस देखने को मिलेगी। जब तक आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो, इलेक्ट्रोलाइट का जो समायोजन है वो ऊपर नीचे ना हो, तब तक आपको वीकनेस फील नहीं होगी। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? इम्बैलेंस होंगे। इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना मतलब सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का क्या होना? इम्बैलेंस होना। वो होते ही आपको क्या होगा? सीवियर वीकनेस देखने को मिलेगी। तो क्लिनिकल फीचर में क्या क्या थे? वाटरी डायरिया था, मतलब राइस वाटर स्टूल था। सीवियर वीकनेस थी, डिहाइड्रेशन था, अब्डोमिनल क्रैम्प्स था और बार बार डायरिया था, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया था। उसके बाद डायग्नोसिस में स्टूल का एग्जामिनेशन। स्टूल का एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि विब्रियो कोलेरा वायरस को उस स्टूल के अंदर देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? स्टूल एग्जामिनेशन करना पड़ता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट चेक आपको करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट आपको देखना पड़ेगा जिसके अंदर सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आपको देखने को मिलेगा। उसका इम्बैलेंस होगा तो आपको बाहर से उसको इलेक्ट्रोलाइट क्या करने पड़ेंगे? बॉडी के अंदर पहुंचाने पड़ेंगे। उसके साथ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर बेबी की बॉडी स्ट्रक्चर आपको देखनी पड़ेगी, फोंटानेला आपको देखने को पड़ेंगे, उसके जो स्किन्स वगैरह हैं वो आपको देखने को पड़ेगा। तो वो देखोगे तो आपको डायग्नोसिस में लगेगा कि हाँ व्यक्ति को सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है, बॉडी से वाटर का लॉस हुआ है, और आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो? फिर ट्रीटमेंट करते हो। नेक्स्ट जो हमारा जो क्लास है, जो टॉपिक है, वो ही कोलेरा से रिलेटेड है। उसके अंदर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि आप कोलेरा को होने से पहले कैसे रोक सकते हो। वो क्या कहलाता है? प्रिवेंशन कहलाता है। और अगर हो जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट करते हो। तो सबसे पहले प्रिवेंशन के अंदर सेफ वाटर सप्लाई। आपके घरों में, गांव में, शहर में जो पानी आ रहा है वो सप्लाई क्या हो? सेफ हो, सही हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। आपके घर में जो पानी आएगा, जो आप पीते हो, खाना बनाने के लिए यूज में लेते हो, वो पानी कैसा होना चाहिए? स्वस्थ और साफ होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रिवेंशन आप कैसे करोगे? रोकथाम आप कैसे करोगे? तो सेफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई क्या हो? सेफ होना चाहिए। उसके बाद उस वाटर को क्लीन अगर आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारा जो पानी टंकी में पड़ा है, बड़े कुंड में पड़ा है, किसी के अंदर भी स्टोरेज है, तो आप उसको सेफ कैसे करना चाहते हो? तो क्लीन वाटर बाय क्लोरीन का प्रयोग करके। ठीक है, किससे आप क्या करोगे? उस वाटर को क्लीन करोगे
क्लोरीन का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, उस वाटर को क्लीन कर सकते हो। अब क्लोरीन आप वाटर के अंदर डालते हो तो जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो क्या हो जाते हैं, आसानी से किल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, कंट्रोल द इंसेक्ट, जो भी मच्छर होते हैं, जो भी मॉस्किटो होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा जो भी फ्लाइज होते हैं, सैंड फ्लाइज वगैरह, जो भी फ्लाइज होते हैं, हाउस फ्लाइज वगैरह, जो भी मॉस्किटो मच्छर होते हैं, उनको क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आपके वाटर के अंदर मिलते हैं, पानी के अंदर गिर जाते हैं, या फिर आपका जो खाना पड़ा है खुला, किसी भी बर्तन के अंदर खाना पड़ा होता है उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं और वहां पे अपना इफेक्ट छोड़ देते हैं और वही खाना हम क्या कर लेते हैं, अपने अंदर खा लेते हैं। अभी तो मैंने आपको ट्रांसमिशन में लिखाया था फीको ओलर रूट, मतलब कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के कारण कोलेरा डिजीज होती है। उसके बाद भोजन से पहले हैंड वॉशिंग करना, प्रिवेंशन पढ़ रहे हैं अपन, तो हैंड वॉशिंग तो मस्ट है। हैंड वॉशिंग आपको खाने से पहले बिल्कुल करनी है। हैंड वॉशिंग आपको हर डिजीज से क्या करता है, प्रिवेंशन करता है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हो, कुछ भी कंटामिनेटेड कोई भी चीजें हो, अगर आप क्या करते हो, हैंड वॉशिंग करके अगर आप खाना खाते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा जो कार्य करते हो, आपके जैसे मानो आप हॉस्पिटल में काम करते हो, वहां से अगर आप वहां से बाहर आते हो, उस समय भी अगर आप हैंड वॉशिंग करके बाहर निकलते हो तो आप किसी भी इंफेक्शन की चेन को खत्म कर सकते हो। उसके बाद पर्सनल हाइजीन को क्या करना है, मेंटेन करना है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ, आपको टूथ ब्रशिंग करनी है, रोजाना बाथिंग करनी है, आपकी जो पर्सनल जो एक्टिविटी है, वो जो हाइजीन है वो आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। पर्सनल हाइजीन आप ये मान के चलो कि अच्छे से अच्छे इन्फेक्शन को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है, मार सकती है। पर्सनल हाइजीन आप मेंटेन करोगे तब कोई भी बैक्टीरिया वायरस को आप आसानी से अपने अंदर इंसर्ट नहीं होने दोगे। पर्सनल हाइजीन के अंदर हैंड वॉशिंग भी आता है, टूथ ब्रशिंग भी आता है, बाथिंग भी आता है, एक्स्ट्रा कुछ भी मतलब आ सकता है। उसके साथ आप क्या करते हो कि अगर आप हैंड वॉशिंग करके खाना खाते हो तो जो भी अगर बैक्टीरिया वायरस कहीं भी आपके हाथों में चिपका हुआ है तो आसानी से क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट कॉमन प्रिवेंशन थे कोलेरा से ट्रीटमेंट के लिए, कोलेरा से बचाने के लिए। सेफ वाटर सप्लाई, क्लीन वाटर बाय क्लोरीन का प्रयोग करेंगे, क्लोरीन का प्रयोग करेंगे तो वाटर क्या होगा, साफ होगा। कंट्रोल द इंसेक्ट, मॉस्किटो वगैरह क्या करना है, कंट्रोल करना है। भोजन से पहले हैंड वॉशिंग करनी है और पर्सनल हाइजीन को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन। उसके बाद ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट देंगे कि जिससे क्या होगा कि कोलेरा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ट्रीटमेंट आप देखो, रिहाइड्रेशन। पेशेंट को क्या था, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी। हमने क्लिनिकल फीचर के अंदर मतलब सिम्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि पेशेंट को क्या है, डिहाइड्रेशन है। रिहाइड्रेशन करेंगे कि जो डिहाइड्रेशन हुआ उसको वापस रिहाइड्रेट करेंगे, किसके माध्यम से, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन का मतलब ORS, और इस ORS के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज इस ORS के अंदर होती है। अगर हम पेशेंट को, बच्चे को, जो भी व्यक्ति है, जो क्लाइंट है, जो इस कोलेरा से क्या हुआ है, सफर हुआ है, ग्रसित हुआ है, उसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होगा, वापस व्यक्ति रिहाइड्रेट हो जाएगा। उसके बाद है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के अंदर टेट्रासाइक्लिन आपको मोस्ट कॉमन देनी पड़ेगी। जब तक आप टेट्रासाइक्लिन नहीं दोगे तब तक आप कोलेरा डिजीज को खत्म नहीं कर सकते, उसका ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो विब्रियो कोलेरा जो वायरस है वो इस टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स के माध्यम से ही क्या होगा, वो खत्म होगा, समाप्त होगा। एंटीबायोटिक के अंदर आप टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन आपको क्या कर सकते हो, प्रिस्क्राइब कर सकते हो। कौन कौन सी है, दो होती है एंटीबायोटिक, जिसमें टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। ये दोनों ड्रग आप उसको देते हो, उस क्लाइंट को देते हो, उस सफर व्यक्ति को देते हो, तो एंटीबायोटिक कौन कौन सी होगी, टेट्रासाइक्लिन होगी और एम्पिसिलिन होगी। उसके बाद एंटीमेटिक। एंटीमेटिक का कौन सी ड्रग हो गई, वो ड्रग जो आपको नोजिया और वोमिटिंग को क्या करती है, रिड्यूस करती है। रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, कम करना। रिड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना। तो एंटी इमेटिक ड्रग्स अगर हम उस व्यक्ति को देंगे, उस क्लाइंट को देंगे,
किसको रोकने के लिए? वोमिटिंग को और नोजिया को रोकने के लिए। उसके बाद है एंटी डायरियल। हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया, बार बार क्या होना? स्टूल का पास आउट होना। समझ लो कि बार बार स्टूल का पास आउट होना, तो हम स्टूल पास आउट को क्या करेंगे? रोकेंगे। किसके माध्यम से रोकेंगे? एंटी डायरियल ड्रग्स के माध्यम से हमको क्या होता है? रोकना पड़ता है। उसके बाद पोटेशियम के लेवल को बढ़ाना। पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पोटेशियम का लेवल कम होगा कि जब डायरिया होगा, डायरिया में हमेशा पोटेशियम का लेवल कम होता है। इस चीज को मान के चलना कि डायरिया में पोटेशियम का लेवल हमेशा कम हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? वापस इस पोटेशियम को लेवल को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। वही किसके माध्यम से? रिंगल लैक्टेट के माध्यम से। रिंगल लैक्टेट क्या है? आरएल सॉल्यूशन होता है। हम आईवी के माध्यम से ये क्या करेंगे? रिंगल लैक्टेट पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करेंगे, जिसके द्वारा क्या होगा? पोटेशियम का लेवल वापस बढ़ जाएगा। समझ में आ गया आपको? प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा, कि आप कोलेरा को कैसे बचा सकते हो और कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट है वो मैंने आपको यहाँ मेंशन किए अच्छे से किया है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओआरएस, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इसके अंदर होता है। इलेक्ट्रोलाइट जाएंगे तो बॉडी क्या होगी? वीकनेस नहीं होगी। हमने जब आपको क्लिनिकल फीचर बताए थे उसके अंदर सीवियर वीकनेस बताया था। अगर ओआरएस जाएगा तो वीकनेस नहीं होगी। आईवी फ्लूइड देंगे, एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन देंगे, एंटीमेटिक ड्रग देंगे नोजिया वोमिटिंग को प्रिवेंशन करने के लिए, रोकने के लिए, एंटी डायरियल देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया को रोकने के लिए, और पोटेशियम लेवल को बढ़ाएंगे, क्योंकि जब डायरिया होगा तो पोटेशियम लेवल क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो आई होप दोस्तों कोलेरा वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा, जिसके अंदर हम पॉजिटिव एजेंट के बारे में बता दिया था, ट्रांसमिशन आपको बताए थे, इंक्यूबेशन पीरियड आपको बताए थे, क्लिनिकल फीचर आपको बता दिए थे, डायग्नोसिस आपको बता दिया था, प्रिवेंशन आपको बता दिए और ट्रीटमेंट आपको बता दिया। तो दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर जो भी एएनएम से रिलेटेड क्लासें आती है उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन आते हैं, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपनी बहनों को भी शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा इन क्लासों का लाभ उनको मिलता रहे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको क्या हो? आने वाले नोटिफिकेशन, आने वाले टॉपिक है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।